So welcome my dear student. So today's topic will be regarding the Ninu 80s Anglo-Wangcho War of 1875. ठीक है. सो ये जो टॉपिक रहेगा ये बेसिकली आपका एपीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. मेंस पर्सपेक्टिव से हम लोग इसका डिटेल जो कंटेंट है वो इश्यू के बारे में यानी कि नीनू 80s क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लेट्स डिस्कस. ठीक है. सो इसमें नीनू 80s में वी विल बेसिकली डिस्कस अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एंड वांगचू कम्युनिटीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हु आर वांगचोस, है ना. तो वांगचोस दे आर द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो ज़्यादातर आपका ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है. ठीक है. उसके अलावा बाकी में भी मिलता है लेकिन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल में वो लोग का बेसिक मतलब लोकेशन है. और ये लोग ज़्यादातर आपका हिली टेरेन में डेंस फॉरेस्ट में जूम कल्टीवेशन एंड अदर फील्ड कल्टीवेशन में वो लोग ध्यान रहता है. और मोस्टली ये लोग आपका जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है जो अर्लियर पार्ट ऑफ द तिराप डिस्ट्रिक्ट था. ठीक है. उसके बाद दिस इज द मैप. ये मैप को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए. हियर ये जगह है. यहाँ पे आपका ये जो स्टडी है एंग्लो वांचो वार को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैप हियर. तिराप का जो डिस्ट्रिक्ट है उससे कर्व आउट होके आपका लोंगडिंग बना है जहाँ में मेजरली वांगचोस लोग रहा जाता है. तो इफ़ यू सी वांगचोस का जो एरिया है लोंगडिंग जो आपका असम एज वेल एज म्यांमार यानी कि उस समय में बर्मा कहा जाता था उसके साथ इसका क्लोज कनेक्शन आपको रोड दिखाई देगा. ठीक है. सो दिस वाज वन ऑफ द बेसिक रीजन जिसके वजह से आगे जाके ये कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑफ 1875. सो दोज पीपल, ठीक है, दोज पीपल means Wangchos, they belong from the Tibeto-Burman linguistic family and traditionally they have and still prevalent है वहाँ में जो chieftaincy system बोलता है वहाँ का जो local traditional village council chief system को अभी तक prevalent है. and historically they were known as the headhunters जो आगे जाके आपका 1960s में खत्म हो गया है with the spread of Christianity and administration. और हेरिडिटरी चिफ्टेनशिप लाइक आई सेड जिसको वो लोग वांगसू बुलाता है चीफ क्लैन को, वो अभी भी वहाँ में एक बहुत प्रिवेलेंट और हाई स्टेटस माना जाता है. उसके अलावा ये जो सोसाइटी है वांगचू सोसाइटी दे आर कम्प्लीटली पेट्रियार्कल सोसाइटी और ट्रेडिशनली दे फॉलो एनिमलिज्म जिसे नीनू कहा जाता है. एंड टुडे मेजोरिटी मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वो लोग क्रिश्चियनिटी फेथ को फॉलो करता है. So उसके अलावा वांगचू ट्राइब इज नोन फॉर देयर टैटूज. वांगचू मैन ट्रेडिशनली टैटू ऑन द फेस एंड बॉडी बेसिकली सिंबलाइजिंग देयर ब्रेवरी को शो करते हुए टैटू प्रिंट करता है. और ये अभी भी ये कस्टम इतना प्रिवेलेंट तो नहीं है लेकिन एंशिएंट समय में दे वर नोन एज टैटू मेकर्स, है ना, टैटू मार्कर्स ऑफ द सोसाइटी. सो ये कुछ पिक्चर्स है ऑफ द वांगचू कम्युनिटीज. और उसके अलावा वांगचू से रिलेटेड एग्जाम फॉर्मेट में वांगचूस का जो फेस्टिवल होता है जैसे ओरिया फेस्टिवल वांगचूस लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको फरवरी और मार्च महीने में एग्रीकल्चर फेस्टिवल मनाया जाता है. और एग्ज़ाम का एपीएसएस भी हो या तो एपीपीएससी का प्रीलिम्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वांगचूस का जो फेस्टिवल है ओरिया फेस्टिवल कौन मनाता है. ठीक है. उसके बाद नाउ लेट्स सी अबाउट द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन द नॉर्थ ईस्ट. सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ब्रिटिश का अराइवल होता है by the Treaty of Yangdadu of 1826. So during the early 18th century का बिगिनिंग में जब अहोम रूल कर रहा था आपका आसाम में, अहोम उस समय में आसाम में रूल कर रहा था. सो उस समय में एक ट्राइबल रेबेलियंस होता है जिसको हम मो मोरियांग रेबेलेशन बोलता है. ठीक है. मो मोरिया रेबेलेशन. सो ये रेबेलेशन एक ट्राइबल रेबेलेशन होता है. और मो मोरियांग रेवलेशन में वहाँ का जो अहोम किंग गौरीनाथ सिंहा होता है उस समय में, तो वो अहोम किंग जो वहाँ का जो रेवलियन को क्रश नहीं कर सके वो ब्रिटिश से हेल्प मांगता है. और उस समय में ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था. ठीक है. सो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो एग्री करता है गौरीनाथ सिंहा का जो प्लीट होता है जो रिक्वेस्ट होता है उसको वो एक्सेप्ट करके आपका जो कैप्टन थॉमस वेल्फ जो होता है उसको भेजता है ये एक्सपेडिशन में. तो ब्रिटिश उसमें एंटर करके आपका मो मोरिया रेवलेशन उसको कम्प्लीटली सप्रेस करता है. और उसके बाद वो जो वहाँ में जो बर्मा है, बर्मा का ये रेवलेशन सब ग्रुप होता है ट्राइबल, तो उसके साथ वो ट्रीटी ऑफ यांगदादू को 1826 में साइन करता है. और यही ट्रीटी को यूज़ करके आगे जाके बर्मा इंडिया से सेपरेट होता है.
ठीक है। सो उसके बाद वंस दे एंटर द नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद वो लोग का प्रोसेस जो ये होता है कि ना वो लोग का कोई इंटेंशन नहीं होता है वापस जाने के बाद, वापस जाने का। सो उसके बाद से वो नॉर्थ ईस्ट में, पूरा नॉर्थ ईस्ट में वो लोग रह जाता है असम में। और धीरे धीरे डिफरेंट स्टेट, जैसे कि आपका वांगचो से हो गया, अबोर से हो गया, है ना, सिंगपो से हो गया, काशी से हो गया, डिफरेंट ट्राइबल रेजिस्टेंस तब देखने को मिलता है। ओके, सो ये फर्स्ट ऐसे पिक्चर है अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद देन दे स्टार्ट द एनेक्सेशन फेज। ब्रिटिश आफ्टर द ट्रीटी ऑफ ये यांगदादू के बाद वो लोग जितना हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट होता है वहाँ में वो लोग का एनेक्सेशन का पॉलिसी चलता है, पॉलिसी करता है। ठीक है। सो ये पॉलिसी जो वेरियस टेरिटरीज लोग को एज ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया बनाने के लिए कोशिश करता है। और आगे जाके यहाँ पे अरुणाचल, यानी कि उस समय में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक कहा जाता है, जिसको आगे जाके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलता है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक को वो लोग एक इनर लाइन परमिट डेमार्केट करके अरुणाचल यानी कि हिली एरियाज को असम से सेपरेट करता है, जो आगे जाके नेफा और नेफा के बाद अरुणाचल प्रदेश बनता है। ठीक है। तो ये जो अर्ली फेज ऑफ द स्ट्रगल इफ वी सी इन द नॉर्थ ईस्ट रफली फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू टिल 20th सेंचुरी, इट इज ऑफन मार्क बाय द ट्राइबल रेसिस्टेंस। वहाँ में ट्राइबल रेसिस्टेंस, अपराइजिंग और लोकल रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल होता है। इसीलिए होता है बेसिकली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि होल नॉर्थ ईस्ट रीजन इट वाज वेरी मच फेमस फॉर रिसोर्सेज, फॉर द इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक रूट्स, है ना। तो एन अनएक्सप्लोर टी एंड ऑयल उस सब के लिए बहुत फेमस होता था। सो वहाँ में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस एंड सबसे ज़्यादा कल्चरल इंट्रूजन्स, ये रीज़न की वजह से बहुत सा ट्राइबल रेसिस्टेंस एंड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनी फ्रॉम द फेस ऑफ 18th to 20th सेंचुरी देखने को मिलता है। ठीक है। सो ये फेस में आपका जो मेन स्ट्रीम जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उससे बहुत डिस्टिंक्ट होता है। फिर भी ये ग्राउंड वर्क फॉर्म करता है, लेड द फाउंडेशन फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। ठीक है। सो तो एंग्लो वांगचो कॉन्फ्लिक्ट, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द इंटरेस्ट इन द वांगचोस एरिया, है ना, ऑफ ऑल द ट्राइबल हिल एरियाज, वांगचोस में उसका इंटरेस्ट क्यों होता है। तो उसमें वेरियस रीजन है, तो वो रीजन को हम लोग क्लासीफाई करके देख लेगा वन बाय वन। फर्स्ट रीजन है स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द इंडो बर्मन फ्रंटियर। आपको जो मैप मैंने दिखाया है, आई होप यू रिमेंबर, मैप में इफ़ यू सी कि ये जो तिराप का जो एरिया है, तिराप, होल तिराप, ठीक है, ये होल तिराप जिसमें से आपका लॉन्गडिंग निकलता है, होल तिराप जिसमें से लॉन्गडिंग निकलता है, यू विल रिमेंबर कि असम इस तरफ में है और म्यांमार जो कि तब वो बर्मा जिसको कहा जाता था, वो उसका बहुत प्रॉक्सिमल मतलब बफर जोन में रहता था। ठीक है। वो एक नेचुरल बफर बनता था बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडिपेंडेंट हिल ट्रैक्स। उसके बाद बर्मीज किंगडम एंड लेटर द हॉस्टाइल फोर्स, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट था लोकेशन। सो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनने की वजह से ब्रिटिश का मेन फोकस वो एरिया को कैप्चर करने का होता है। उसके बाद सी दिस इज द एरिया। ठीक है। इफ यू सी दिस एरिया यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपका जो, एक मिनट, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका तिराप का वो जो एरिया, लॉन्गडिंग का एरिया रहता है। सो असम, नागालैंड और यहाँ पे मान के चलिए आपका म्यांमार, तो ये एक नेचुरल बफर जोन रहता है बिटवीन दिस एंड दिस। सो दैट्स वाई इसको कैप्चर करना जरूरी पड़ा था फॉर द ब्रिटिश पीपल। उसके बाद दूसरा है कंट्रोल ओवर द ट्राइबल बेल्ट टू प्रोटेक्ट असम प्लेन, है ना। दूसरा रीजन ब्रिटिश वांटेड टू कंट्रोल द वांगचू एरिया मेनली बिकॉज टू स्टॉप द रेड्स ऑन द टी ग्रोइंग प्लेन्स ऑफ द असम। असम में जब वो लोग आया है ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ यांगदादू, दे फाउंड कि असम का टी प्रोडक्शन बहुत अच्छा था और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का अंदर आता था ब्रिटिश का। सो उसका प्रोटेक्शन के लिए दे वांटेड टू कंट्रोल द वांगचू एरियाज। उसके अलावा टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एज वेल एज द प्लांटेशन ओनर्स की वजह से। ठीक है। इसीलिए एंड ऑल्सो टू कंट्रोल एंड मेंटेन फीस ऑन दिस फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट, ताकि ट्रांसपोर्टेशन फॉर द टी एंड अदर जैसे मिनरल्स हो गया, आपका ऑयल हो गया, उसके लिए आसान होता। ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट इन द सॉल्ट ट्रेड एंड आयरन डिपॉजिट, ये जो वांगचोस एंड स्पेशली असम और आपका जो बर्मा का जो एरिया है एंड एज वेल एज जो नागा एरिया है, दे वेर बेसिकली फेमस फॉर देयर लोकल सॉल्ट, लोकल सॉल्ट, नागा सॉल्ट, जिसको नागा सॉल्ट बोल के हिस्ट्री में बोलता है, तो वो सॉल्ट लुक के लिए फेमस था। सो ब्रिटिश को ये वांगचूस एरिया कंट्रोल करना था ताकि वो लोकल ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सके।
दूसरा एक्सेस कर सके नेचुरल रिसोर्सेस को, ठीक है, एंड थर्ड एलिमिनेट कर सके ट्राइबल ट्रोल्स ऑन द ट्रेड मूवमेंट, यानी कि ट्रेड मूवमेंट में जो ट्राइबल्स हिल से आके प्लंडरिंग करके लूटपाट करता था उसको कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मिशनरी एक्सपेंशन एंड सिविलाइजेशन एजेंडा। दूसरा कंसेप्ट जो ब्रिटिश का वांगचूस को पकड़ना, वो वांगचूस का एरिया में आना, वो बेसिकली आपका जो ट्राइबल वारफेयर है उसको रिड्यूस करना, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना, एंड ब्रिटिश के हेल्प के साथ साथ वहाँ में सिविलाइजेशन को यानी कि डिफरेंट फेथ को इंक्रीज करना, क्रिश्चियनिटी को, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ कॉसेस है स्टॉपिंग द हेड हंटिंग एंड ट्राइबल वारफेयर्स। सो यहाँ पे जितना हो सकेगा हेड हंटिंग यानी कि आपका जो प्रोटेक्ट द टी गार्डन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए वो लोग जितना हो सकेगा हार्ट हंटिंग, हेड हंटिंग जो करता था, वांगचोस वेर नोन एज हेड हंटिंग, और कोन्याक नागा वो लोग को एक ही लीनियज से मानता है। सो वो लोग का जो हेड हंटिंग प्रैक्टिस है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डालने के लिए, ठीक है, और विलेज लेवल पीस अरेंजमेंट रखने के लिए ताकि वहाँ कोई लूटपाट नहीं हो, सेफ्टी हो, हेड हंटिंग का इश्यू को रिड्यूस करना। सो दिस वर सम ऑफ द इश्यूज। और उसके बाद दूसरा रोड एंड कम्युनिकेशन इंटरेस्ट। सो ब्रिटिश एम्पायर का सबसे नेसेसरी चीज़ था रोड बनना, और वो रोड में सेफ रूट बनना यानी कि सेफ रास्ता बनना वो लोग के लिए बहुत ज़रूरी था। इससे वो असम और आपका नागा एंड बर्मा वो तीनों को कनेक्ट कर सकता है, और इसीलिए वांगचो का हिल को कंट्रोल करना वो लोग के लिए इम्पोर्टेंट था। और दूसरा इन्फ्लुएंस ऑफ द पावरफुल ट्राइबल चीफ। सो वांगचो चीफ जिसको वांगसू क्लान का जो मानता है वो लोग चीफ एंड चीफ फॉलो करता है, तो ये जो चीफ होता है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटी एंड इसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट रहता है ऑन इट्स पीपल। सो ब्रिटिश का प्रेफरेंस ये है ताकि या तो वो एलाइंस फॉर्म करेगा या तो वो उसको कम्प्लीटली रूलर जो चीफ थे वो लोग को कंट्रोल करेगा ताकि वो पीपल को कंट्रोल कर सके। दे बिलीव कि अगर आप वांगचो चीफ को कंट्रोल करेगा तो वो इनडायरेक्टली होल एंटायर रीजन जो वांगचूस का अंदर में है उसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। सो एंग्लो वांगचो कॉन्फ्लिक्ट, दीज वेर द 7 रीजन्स जो आपका बेसिक रीजन है जिसके वजह से ब्रिटिश वेर मच इंटरेस्टेड इन कंक्वरिंग दोज वांगचो लोकेशंस एरियाज। सो एंग्लो वांगचो कॉन्फ्लिक्ट का इंटरफेरेंस तब स्टार्ट होता है कि ये जो वांगचो विलेज है दे वेर मेड विद एक्सट्रीम रिटालिएशन, यानी कि ब्रिटिश का जो इंटरफेरेंस होता है उसको वो लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है, और ये रिटालिएशन आपका 1841 से लेके 1875 से स्टार्ट होता है। तो इसमें ब्रिटिश जो अर्लियर ब्रिटिश का पॉलिसी क्या होता है, वो अपना जो ट्रूप होता है उसको विड्रॉ करता है और द पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस को वो अडॉप्ट करता है। बट हाउएवर इन 1875 लेफ्टिनेंट कोलहोम, ठीक है, सॉरी लेफ्टिनेंट हॉलकॉम along with जो असिस्टेंट कमांडर ऑफ द शिप सागर था along with द कैप्टन W.F. बेगली, वो लोग एक एक्सपेडिशन स्टार्ट किया है along with द मैन ऑफ 197 मैन टू द वांगचू रीजन, और वो लोग वहाँ वांगचू का जो विलेज है नीनू विलेज वहाँ में 1 अप्रैल 1875 में रीच करता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एंग्लो वांगचू का कॉन्फ्लिक्ट ये 1 फरवरी 1875 से स्टार्ट होता है। तो ये इंसिडेंट कैसा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ता है। तो ये इंसिडेंट जो ऐसा है कि 1 फरवरी 1875 में आपका जो लेफ्टिनेंट हॉलकॉम होता है जो असिस्टेंट कमांडर ऑफ द शिप सागर है along with द कैप्टन बेगली एंड पार्टी ऑफ 197 मैन वो लोग नीनू विलेज में पहुंचता है। तो ये जो पार्टी है 197 का आदमी, इसमें बहुत सा पार्टी इंक्लूड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, इंडियन सिपोइस, गुरखास, खासीस एंड नागास, वो लोग सब मिल के यहाँ आता है। उसके बाद यहाँ में फर्स्ट इंटरेक्शन फेस टू फेस मतलब फेस टू फेस पीपल का इंटरेक्शन विद नीनू चीफ होता है, और इसमें नीनू चीफ पहली बार ये 197 पर्सन को मिलता है, और ये 197 पर्सन भी पहली बार नीनू चीफ और उसका विलेजर्स को देखता है, ठीक है। तो ये लोग का जो जर्नी होता है ये 197 पीपल along विद द लेफ्टिनेंट हॉलकॉम के साथ ये लोग का जर्नी स्टार्ट करता है वो लोग जयपुरी आसाम से, और ये लोग का प्राइमरी मिशन जो क्या होता है एक्सप्लोर करना वांगचू एरियाज को और सिक्योर करना आपका ईस्टर्न नागा हिल्स को, और जहाँ जहाँ आपका मिलिट्री ज़रूरी होगा उसको यूज़ करना, ठीक है। तो इसमें साथ में वो लोग का साथ लेफ्टिनेंट R.G. उट्रोप वो भी आता है, और उसके साथ उसका एक कैप्टन होता है कैप्टन जॉन बटलर, वो जो कि पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द नागा हिल्स एंड साउथ वेस्ट
ऑफ द ईस्टर्न नागा हिल्स का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो भी साथ में आता है, ठीक है। उसके बाद जब तक वो लोग 1 फरवरी 1857 में वो लोग वांगचू का नीनू विलेज में पहुंचता है, उस समय में अनफॉर्चुनेटली वहाँ का जो चीफ होता है, चीफ का जो हेयर होता है, बेटा होता है, उसका डेथ होता है। तो विलेज लोग उसका डेथ को मौन कर रहा होता है, और वो जो हेयर है उसका नाम है दिंगवांग वांगहम। तो ये दिंगवांग वांगहम का जो डेथ में सब विलेजर जब मौन कर रहा था, ब्रिटिश पार्टी वहाँ अराइव करता है। एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट लोकल सेड कि वो लोग जो ब्रिटिश पार्टी डिसरेस्पेक्ट करता है वो लोग का लोकल कस्टम को, और उसमें एक सोल्जर जो अपना जो बैट होता है उससे लेके जो मर गया चीफ का जो सन है उसका डेथ जो कॉर्प्स होता है उसको बीट करता है, ठीक है। सो इसको एक बहुत बड़ा इंसल्ट मतलब वो जो चीफ लोग लेता है, और उसके बाद वो लोग जैसे ही फॉरेनर वहाँ से मूव होता है, चीफ लोग मिल के वार डिक्लेयर करता है, और अपना एलाइज के साथ, दिस एलाइज लाइक कामुहा, सिनवा, नीसा, लोंगकाई, काईमोई, है ना, कोगला, वो लोग के साथ मिल के एलाइज फॉर्म करके ये वार के लिए रेडी करता है, ठीक है। सो द मैसिकियर क्या होता है, नेक्स्ट डे ऑन February 2 आपका जो नीनू का जो पार्टी होता है वो लोग आपका होलोकॉम का एनकैम्पमेंट जो कैंप बनाया उसमें वो लोग अटैक करता है। उसमें इतना हैवी कैजुअलिटी वो लोग सफ़र करता है ब्रिटिश आर्मी कि ऑलमोस्ट 60 मैन, सॉरी नॉट 60, 80 मैन जो मर जाता है, 80 मैन डेथ होता है, इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट हॉलकॉम, वो भी मर जाता है। उसके बाद 51 मैन जो इंजर्ड होता है, और 66 मैन जो अनहार्म होके वो लोग भाग जाता है। तो ये 66 मैन अलोंग विद कैप्टन बैगली, वो लोग बहुत डेज तक बिना फूड, है ना, उसके बिना ये मतलब वाटर का वो लोग ट्रैकिंग करके वो लोग जयपुरी असम में वो लोग जनवरी 6 तारीख को पहुंच जाता है, ठीक है। ठीक है, सो ये इसका पिक्चरोग्राफी है। सो उसके बाद आफ्टर पहुंचने के बाद ब्रिटिश का रिटेलिएशन कैसे रहता है, टू रिटेलिएट अगेंस्ट दिस नीनू एंड देयर अलायंस ऑन 10 फरवरी आपका अंडर द कमांडर ऑफ नटल एंड कैप्टन बटलर, नटल और कैप्टन बटलर के अंदर में ब्रिटिश जो एक फ्रेश कंपनी सेटअप करता है कंसिस्टिंग ऑफ 400 राइफलमैन, जो आपका 42nd असम लाइट इन्फेंट्री एंड 44 सिलियट लाइट इन्फेंट्री द लखीमपुर एंड नागा हिल्स फ्रंटियर पुलिस के साथ मिलके वो लोग फिर से दोबारा नीनू में 10 फरवरी को पहुंच जाता है। और वहाँ जाके वो लोग मॉर्निंग ऑफ द February 19 को वहाँ पहुँच के वहाँ का जितना चिपदन है ना, वहाँ का जितना विलेज है सब कुछ को वो लोग बर्न कर देता है, ठीक है। और कुछ कुछ विलेजर्स वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद नीनू का जब भी वो लोग वार करता है, नीनू का जो एक होता है वहाँ का वांगचूस का, वेनेवर वार किया जाता है तो वार में जो जो सोल्जर डिफीट होता है उसका हेड को लेके वो लोग चला जाता है, ठीक है। सो इसीलिए जब ये लोग विलेज को बर्न कर रहा होता है ब्रिटिश लोग, वो लोग जितना भी डेड फॉरेनर्स जो वो लोग का माता को वो लोग लेके रखा है हेड को, उसको वो लोग वापस ढूंढता है, ठीक है। ढूंढ के वो लोग उसको फिर से गिनता है कि कितना हेड है, तो दे फाउंड कि ओनली 71 स्कल है, बाकी का जो 9 स्कल गायब है, ठीक है। और ये जो स्कल होता है उसको जो वांगचूस है जब वो लोग हेड हंटिंग करता है, वो लोग उसको उसका जो सेक्रेट ग्रुप माना जाता है होचोंग वहाँ पे रखता है एज ए सिंबल ऑफ देयर ब्रेवरी ड्यूरिंग द वार टाइम। सो वो वहाँ से ब्रिटिशर्स लोग आपका स्कल को काउंट करके दे फाउंड कि 9 स्कल जो गायब है वो लोग का ब्रिटिशर्स सोल्जर्स का। इसीलिए वो लोग आगे फिर फॉरवर्ड जाता है, और आगे विलेज जैसे कि कामुहा, सिनोई, आपका खेमोंग, लोंगकाई, ये सब विलेज को वो लोग आगे जाके मार्च 26 तक जाके वो लोग बर्न कर देता है, ठीक है। सो उसके बाद ये जो नटल्स कंपनी है वो लोग हेड बैक करके वापस डिब्रूगढ़ चला गया ऑन अप्रैल 11। लेकिन कैप्टन बटलर जो फर्स्ट मैसिकियर में था, ही वॉज नॉट सेटिस्फाई कि इतना जल्दी विद्रॉ करना ब्रिटिश का, और वो अपना डायरी में लिखा था कि ये जो पनिशमेंट जो वांगचूस को दिया है वो इनसफिशिएंट है, वो इनएडिक्वेट है। सो आगे जाके उसी का बटलर का वर्ड के हिसाब से फिर से टुवर्ड्स द एंड जब आपका नीनू विलेज लोग फिर से रिवाइव कर लिया, फिर से घर उर बना लिया, वहाँ में ब्रिटिशर्स दोबारा आके फिर से नीनू में आके सब फिर से ग्राउंड तक फिर से दोबारा जला देता है, ठीक है। So on 15th April 18, another company of the 42nd Assam Light Infantry under the commander of the R.G. Woodroffe वो लोग फिर से नीनू में आता है, और जो नीनू फिर से रिबिल्ड हो गया है उसको फिर वो लोग डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो लोग का मेन टारगेट होता है कि ये जो मैसिकियर में जो मास्टर माइंड था नॉन एज पोंगी,
ठीक है। ये मास्टरमाइंड को ढूंढना, वो लोग का बेसिक काम था, ये मास्टरमाइंड को ढूंढना। और वहाँ में जो चीफ था, वो चीफ को बोला गया कि वो मास्टरमाइंड को दे देने के लिए। लेकिन उस समय में नीनू चीफ ही स्टेटेड कि वो कभी भी बिट्रे नहीं करेगा अपना जो फेलो मैन है, अपना जो कंट्री मैन है, उसको वो कभी बिट्रे नहीं करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड ही सेड कि इफ़ आई बिट्रे देन ही सेड कि लेट माई ग्लोरी बी, मतलब मेरा ग्लोरी जो सन के साथ डूब जाए और मेरा नाम जो ये अर्थ में कभी भी मतलब दोबारा मेरा नाम को रिपीट ना किया जाए। सो इसीलिए वो कभी भी बिट्रे नहीं किया है ना। एंड ऑन टू एंड टू टिल दिस डे वांगचोस जो हाईएस्ट रिगार्ड रखता है अपना चीफ के लिए, ठीक है। और अभी भी चीफ्टेनशिप वहाँ में, वहाँ का एक सोशल लाइफ को गाइड करने में अभी भी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। लेकिन हाउएवर लेटर द ईयर आपका जो वुड्रॉप है वो 4 मैन को अरेस्ट करता है और उसको इम्प्रिजन करता है कलकत्ता प्रिजन में, जिसको वो नीनू मैसेक्योर का मेन मतलब मेन लीडर मानता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आफ्टर मेथ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एंग्लो वांगचू होने के बाद, नीनू 80s होने के बाद क्या होता है। सो इसमें होने के आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट के बाद यहाँ पे आप अगर देखिएगा, यहाँ में इंट्रोडक्शन ऑफ द मिशनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिला है। सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ द हेड हंटिंग रेट्स होने लगा है, एनफोर्समेंट री एनफोर्समेंट ऑफ द फ्रंटियर पॉलिसीज़, उसके अलावा चेंजेस इन द विलेज गवर्नेंस देखने को मिला है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट था इंटरेक्शन विद द असम प्लेन के साथ होने लगा है वांगचूस के साथ। उसके बाद दो ब्रिटिश इसके आगे बाद ब्रिटिश कभी फुल्ली ऑक्युपाइड नहीं किया है ये रीजन को, बट फिर भी दिस कॉन्फ्लिक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ डीपर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ओवर द वांगचू सोसाइटी, ठीक है। और दूसरा ये है, ये जो टर्म होता है वाई डू वी कॉल इट एज नीनू 80s, ये स्पेलिंग किसी किसी में NINU लिखा है, ठीक है, और किसी किसी में NYINU लिखा है। ये प्रोनाउंसिएशन के बेस में है, लेकिन एक्चुअल स्पेलिंग ये होता है, ठीक है। और किसी किसी में आपका जो ऑनलाइन का साइट में ये वर्ड भी डाला जाता है, तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल टर्म ये है, ठीक है। सो ये नीनू 80s का मतलब क्या होता है। तो नीनू मीन्स वो जगह जहाँ में ये कॉन्फ्लिक्ट किया गया था, और उस समय में नीनू का पीपल को बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर माना जाता था, एंड दे फॉर्म ए स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस टू द ब्रिटिश इंट्रूजन। एंड इसका जो लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस स्टिल अभी भी वांगचू चीफ का इन्फ्लुएंस के अंदर में है, ठीक है। सो इसीलिए ये जो जगह है जहाँ में ये मैसेक्योर हुआ है वो प्लेस का नाम नीनू है, इसलिए हम इसको नीनू बुलाता है। और दूसरा, इसको 80s क्यों बोलता है, ठीक है, दूसरा बात वो भी होगा। 80s इसलिए बोलता है क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में जितना भी ब्रिटिश का एक्सपेडिशंस होता है, या तो ओलू का एक्सपेडिशन एक्सपेंशन एक्सपेडिशन होता है, उसको जनरली चाहे वो मिलिट्री हो या तो प्यूनिटिव एक्सपेंडिशन हो, उसको वो लोग फाइल नंबर से मार्क करता है। तो इसीलिए एक्सपेडिशन नंबर 80, ऑपरेशन 80 या तो फाइल 80 सीरीज, इस तरह से नाम देता है एवरी एक्सपेडिशन को। तो ये नीनू विलेज में हुआ है और ये वो लोग का फाइल डॉक्यूमेंटेशन में 80 नंबर में है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज नीनू 80s, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट डे में द प्ले नीनू 80s को आपका 2024 में सेलिब्रेटिंग द 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये प्ले को स्टेज किया गया था नीनू 80s का प्ले को। और इसमें आपका जो अनसंग हीरोज, वांगचू अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसको फिर से रिकॉग्नाइज किया गया था। और ये जो प्ले है इसको डायरेक्ट किया था रीली ngomle, और ये प्ले जो बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ द नेफा वांगसा का जो रिसर्च है उसके बेस पे, और डायरेक्टेड बाय रीली ngomle। इसको प्ले को बहुत सा टूर डिफरेंट स्टेट्स लाइक ईटानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड गुवाहाटी, वहाँ पे डिस्प्ले किया गया था। जो अनसंग हीरो, जो फॉरगॉटन हीरोज है, जिसका बारे में हिस्ट्री में डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो हीरोज का कंट्रीब्यूशन जो आगे जाके अभी का प्रेजेंट स्टेट बना है, उसका कंट्रीब्यूशन उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये प्ले को किया गया है, ठीक है। उसके बाद 2025 में आवर गवर्नमेंट ऑल्सो ऑन 150 एनिवर्सरी, ठीक है,
हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो भी 150 एनिवर्सरी ऑफ द 1875 एंग्लो वांगचू जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको हम लोग नीनू बोलता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर्मली रिकॉग्नाइज करके कॉमेमोरेट किया है आपका नीनू विलेज में, जो कि लोंगटिंग में है। और ये जो प्रोग्राम था इसको गांगतंग प्रोग्राम बोल के ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ में जितना भी वांगचो वॉरियर्स है जो ब्रिटिश का फोर्स को रेजिस्ट किया है उसको मार्क करके ऑनर करके रिकॉग्नाइज दिया था। ठीक है, सो आज का टॉपिक इतना ही है। इट इज़ अबाउट द एंग्लो वांगचो वार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वार ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री। उसके बाद विल ट्राई कि इस तरह से जितना हो सकेगा नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए, एंग्लो आवर वार हो एंड अदर वार्स हो। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्लासेस एंड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।